नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम पॉइंट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी यूपी पीसीएल टीजी 2 बार्क एनपीसीआईएल आदि परीक्षाओं की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, इन सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की है, जो कि ये प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न होंगे। खासकर दोस्तों, अभी आपका यूपी पीसीएल टीजी 2 का एग्ज़ाम लगा हुआ है, जो कि 3 तारीख से स्टार्ट है। अगर आप अभी तक तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जो लगातार बना है वही एग्ज़ाम निकाल पाएगा। आप हल्का भी थोड़ा लगातार आपकी कंटिन्यूटी बनी है तो आप आसानी से ये एग्ज़ाम निकाल पाएंगे, क्योंकि यूपी पीसीएल टीजी 2 अच्छे लेवल का एग्ज़ाम बनाता है। अगर आप अच्छी से तैयारी करेंगे तभी आप एग्ज़ाम निकाल पाएंगे। चलिए, मैं इसमें आगे आपको बताऊंगा, और यहाँ पर वीडियो हैं, मैं आपको बताऊंगा उनको आपको कैसे देखना है। अगर उनको आप सभी वीडियो देख लेते हैं तो कोई सिंगल सा भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा। आपको दोस्तों अभी टॉपिक वाइज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर टॉपिक वाइज पढ़ेंगे तो आपका पूरा टाइम बर्बाद होगा, और अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा टॉपिक है जो मुझे पढ़ने लायक है, मान लो अभी वो टॉपिक मेरा क्लियर नहीं है, तो आप उसे पढ़ सकते हैं। लेकिन अभी आप टॉपिक वाइज मत पढ़िए, सभी टॉपिक से प्रश्न लीजिए, जो कि जिस प्रकार मैं करा रहा हूँ और या अदर यूट्यूबर जिस प्रकार करा रहे हैं, सभी टॉपिक से प्रश्न को लेकर पढ़िए, जो कि आपकी एग्ज़ाम के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगी। चलिए, यहाँ पर शुरुआत करते हैं, जो कि आज का हमारा प्रश्न है। बिजली काम के दौरान जो निम्न में से एक बिजली के झटके से बचाता है? सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी, सूखी लकड़ी, ये इसका सही उत्तर। चलिए, यहाँ पर हम देख लेते हैं। विद्युत कार्य करते समय विद्युत झटका सूखे लकड़ी का प्रयोग करने पर नहीं लगता है, क्योंकि सूखी लकड़ी एक विद्युत रोधक की तरह होती है, जिसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है। अगला प्रश्न आपको दिया गया है। धातु के उपकरणों में प्रेरित निम्न वोल्टेज जिसकी वजह से धीमा विद्युतीय झटका इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, डैश डैश का उपयोग करके रोका जा सकता है। सही उत्तर आपका है, जो कि अर्थिंग करके यानी भू संपर्कन करके रोका जा सकता है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए, कुछ और आपको व्याख्या के माध्यम से बता देते हैं, जो कि एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अर्थिंग द्वारा धातु के उपकरणों में प्रेरित निम्न वोल्टेज जिसकी वजह से धीमा विद्युतीय झटका लगता है, उसे रोका जा सकता है। किसी कारणवश मशीनों उपकरणों में उसके बॉडी में स्पर्श हो जाने पर वहाँ कार्य करने वाले कारीगरों को झटका से बचाने के लिए अर्थिंग की जाती है, क्योंकि पृथ्वी का विभव शून्य होता है। अगला आपका दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा आईई यानी इंडियन इलेक्ट्रिसिटी नियम बिजली के झटके से पीड़ित लोगों के पुनर्जीवन को महत्व देता है? सही उत्तर, जो कि कटआउट नियम 44, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि समान आयु और स्वास्थ्य वाले व्यक्ति के शरीर का प्रतिरोध मान क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, जो कि 1 किलो ओम, ये इसका सही उत्तर है। और यहाँ पर हम देखते हैं, शुष्क त्वचा वाले मनुष्य का प्रतिरोध 1 मेगा ओम होता है। चलिए, अगला प्रश्न आपका है। मानव शरीर से गुजरने वाली धारा का परिमाण यदि निम्नलिखित हो तो तब आघात की अनुभूति नहीं होगी। सही उत्तर 1 मिली एम्पियर से कम, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, क्यों विद्युत की मात्रा जानने का सूत्र क्या है? सही उत्तर यहाँ पर आपका है, जो कि ऑप्शन नंबर सी, क्यू बराबर आई टी होता है। आई यानी धारा को प्रदर्शित करता है, टी समय को प्रदर्शित करता है। चलिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जो कि 1 मिनट में 10 एम्पियर का करंट प्रवाहित करने वाले एक सर्किट से होकर कितने कूलाम का चार्ज प्रवाहित होगा? क्यू बराबर आई टी होता है, सिंपल सा है, हमें क्या निकालना है? आवेश। क्यू बराबर आई टी होता है आई गुणे टी, यानी आई का मान
एक दिया गया है जो कि एक यानी मिनट में दिया गया, इसे सेकंड में बदलेंगे, 60 का गुणा करेंगे और 10 से इसे भाग दे देंगे तो आपका यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर ई, जो कि 600 कूलाम, ये इसका सही उत्तर है। चलिए अगला है, विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है? आवेश का मात्रा कूलाम होता है, जो कि सभी लोग पता है। धारा का मात्रक एम्पियर, शक्ति का मात्रक वाट, वोल्टेज का मात्रक वोल्ट होता है। चलिए अगला प्रश्न, आवेश की वह सबसे छोटी मात्रा जिसका अस्तित्व है वह डैश डैश द्वारा वाहित होता है। सही उत्तर आपका है, जो कि ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉन, ये इसका सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर देखते हैं हम, जो कि दिया गया है, आवेश की वह छोटी मात्रा जिसका अस्तित्व वह इलेक्ट्रॉन द्वारा वाहित होता है। इलेक्ट्रॉन परमाणु के बाहरी कक्षा में उपस्थित होते हैं तथा वजन में तीनों उपलब्ध कणों का सबसे कम वजन होता है। यह भार प्रोटॉन से लगभग 1/1836 गुना होता है तथा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होता है। अगला है, 1 एम्पियर घंटा इनमें से किसके बराबर होता है? सिंपल सा है, चलिए यहाँ पर किसके बराबर है तो हम आपको बता देते हैं, जो कि यहाँ पर दिया गया है, Q बराबर IT होता है। I एम्पियर यानी समय 60 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, इसे गुणा कर लेंगे और यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर आपका 3600 सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, जो कि 3600 कूलाम, ये इसका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि यहाँ पर हम देखते हैं, आपको बताना चाहेंगे, जैसे कि इलेक्ट्रिक हीटर का हीटिंग एलिमेंट निम्न में से किससे बना होता है? सही उत्तर, जो कि नाइक्रोम का बना होता है, राइट आंसर है। चलिए अगला है, यहाँ पर आपको बता देते हैं, जो नाइक्रोम धातु होती है वो 55 से 88% निकिल और 15 से 33% क्रोमियम और 1.5 यानी 1.5 मैग्नीन प्लस होता है, और यानी आपका रिमेनिंग फेरस यानी लोहा भी होता है। चलिए अगला है, अगला आपका दिया गया है, जो कि यहाँ पर हम देखते हैं, घर्षण टेप यानी फ्रिक्शन टेप इनमें से किससे बना होता है? सही उत्तर, जो कि ऑप्शन नंबर बी, आसंजक युक्ति संसेचित सूती कपड़ा से बना होता है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे, यह एक प्रकार का चिपकने वाला टेप है। यह बिजली के तारों व केबलों के जोड़ को इंसुलेट करता है। अगला प्रश्न, पानी विनाइल क्लोराइड डेड डैश ताप के संपर्क में आने पर डेड डैश हो जाता है। सही उत्तर आपका है, जो कि पॉलीविनाइल क्लोराइड निम्न ताप के संपर्क में आने पर भंगुर हो जाता है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर आपको बता दें, जो कि यह एक कुचालक पदार्थ होता है, ताप पर इसकी प्रतिरोधकता घटती है, इसलिए इसका प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा तापमान में वृद्धि होने का सही प्रभाव है? सही उत्तर, शुद्ध धातुओं के प्रतिरोध में वृद्धि, राइट आंसर है। चलिए यहाँ पर देखते हैं हम, जो कि 50 वोल्ट डीसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी इसका सही उत्तर है, जो कि ऑप्शन नंबर ए मतलब ऑप्शन नंबर ई, जो कि 0 साइकिल प्रति सेकंड, ये इसका सही उत्तर है। चलिए अगला है, विद्युत परिपथों के एक पंक्ति यानी वन लाइव आरेख का उपयोग विद्युत ऊर्जा के सारे स्रोतों का डेड डैश के लिए किया जाता है। सही उत्तर आपका है, जो कि पहचानने, ये इसका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, एक चर प्रतिरोध को वोल्टेज के एक स्थिर वोल्टेज स्रोत से जोड़ा गया है, प्रतिरोध का मान धीरे धीरे बढ़ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा आलेख विद्युत धारा और प्रतिरोध के बीच के संबंध को दर्शाता है? सही उत्तर इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि यहाँ पर
ये आरेख आपको दर्शा रहा है, ये इसका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका सिंपल सा है। निम्नलिखित में से किसमें ओम सूत्र का पालन करता है? V बराबर आई आर होता है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। आप सभी को पता होगा। चलिए, ओम के नियमानुसार, जो कि आप सभी लोग जानते होंगे, हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, किसी 6 वोल्ट सीसा अम्ल यानी लेड एसिड बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.01 ओम है। बैटरी के शॉर्ट सर्किट होने पर कितना करंट प्रवाहित होगा? चलिए, इससे सॉल्व करते हैं, जो कि यहाँ पर आपको बता देते हैं। जैसे कि फार्मूला आपका होता है I बराबर E/R प्लस आर, जो कि यहाँ पर R बड़ा वाला R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और छोटा वाला इंटरनल रेजिस्टेंस दिया गया है। यहाँ पर लघु पतित होने पर प्रतिरोध आपका शून्य हो जाएगा, जो कि अधिक धारा आपकी अनंत हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर धरेंगे मान, तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो आपको 600 एम्पियर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, स्थिर वोल्टेज स्रोत में क्या है? सही उत्तर है, जो कि आंतरिक प्रतिरोध निम्न होता है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए, आपको बता देते हैं, स्थिर वोल्टेज परिपथ का आंतरिक प्रतिरोध निम्न होता है और यह परिपथ में के सीरीज में लगा होता है। स्थिर धारा स्रोत के आंतरिक प्रतिरोध उच्च होता है, यह समांतर में लगा होता है। अगला प्रश्न आपको दिया गया है। यहाँ पर हम देखते हैं, असमान ईएमएफ वाली 2 बैटरियों को क्या करते हैं? सही उत्तर आपका है, जो कि केवल सीरीज में ही लगाया जा सकता है। राइट आंसर है। चलिए, बैटरी की वोल्टेज क्षमता बढ़ाने के लिए बैटरी को सीरीज में जोड़ा जाता है तथा बैटरी की क्षमता बढ़ाने के लिए उसे पैरेलल में जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न, किसी परिपथ में प्रेरकत्व प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर आपका है, चोक का प्रयोग करते हैं, ये इसका सही उत्तर है। चलिए, यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे, किसी परिपथ में प्रेरकत्व प्रदान करने के लिए चोक का प्रयोग किया जाता है। चोक वास्तव में प्रेरक का ही रूप है, जो आरंभ में वोल्टता प्रज्वलित करता है, वास्तव में प्रेरक धारा परिवर्तन का विरोध करता है। अगला है, कंप्यूटर हार्ड ड्राइव में विलेपित यानी कोटेड चक्रण यानी स्पिनिंग डिस्क का अभिलेख यानी रिकॉर्डिंग होता है, इसके किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? सही उत्तर है, जो कि प्रेरण यानी इंडक्शन का सिद्धांत, ये इसका सही उत्तर है। चलिए, अगला प्रश्न, वोल्टेज डेड डैश के लिए धारा की परिवर्तन दर के अनुपातिक होता है। राइट आंसर आपका है, जो कि ऑप्शन नंबर सी प्रेरित इसका सही उत्तर होगा। यहाँ पर फार्मूला भी आप देख सकते हैं, जो कि दिया गया है। अगला प्रश्न, कुंडलन का प्रेरकत्व डेड डैश पर निर्भर करता है। सही उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर, यहाँ पर आपको लाइनों की संख्या पर, कुंडलन का क्षेत्रफल, कुंडल की लंबाई, ये सभी पर निर्भर करता है, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि इस फार्मूले के माध्यम से आप समझ सकते हैं, अतः किसी कुंडली का प्रेरकत्व लाइनों की संख्या, कुंडली की लंबाई और कुंडली की क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, जो कि यहाँ पर लंबाई, क्षेत्रफल, यहाँ पर प्रेरकत्व पर निर्भर करता है। अगला आपको दिया गया है, जो कि वह कुंडली में 1000 टर्न है, 5 एम्पियर धारा 6 मेगा वेबर का अभिवाह उत्पन्न करती है, तो जो कुंडली से संबंधित कुंडली का प्रेरकत्व क्या है? यहाँ पर दोस्तों आपका इसे सॉल्व करेंगे, ये दोस्तों मेगा नहीं है, मिली है, 6 मिली वेबर। यहाँ पर आपको बता दें, जो कि n बराबर आपका दिया गया है 1000, I बराबर 5 और फ्लक्स आपका दिया गया है 6 मिली वेबर। फार्मूला लगाएंगे, L बराबर N∅/I। यहाँ पर फार्मूले पर ये पूरा मान रखेंगे तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सॉल्व करेंगे तो आपका 0.833 हेनरी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, भावर धाराओं यानी एडी करंट का दूसरा नाम क्या है? सही उत्तर, जो कि फॉल्ट करंट, ये इसका सही उत्तर है। चलिए, अगला प्रश्न,
धारावाही चालक में बल की दिशा डैश डैश का उपयोग करके निर्धारित किया जा सकता है। सही उत्तर है जो कि ऑप्शन नंबर सी, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम राइट आंसर है। चलिए, किसी धारावाही चालक की गति की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का प्रयोग किया जाता है। जब इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस्ड करंट का पता करना होता है तो फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल का उपयोग किया जाता है। अगला है, सैथिल हानियाँ यानी हिस्टेरेसिस लॉस किस सूत्र द्वारा ज्ञात की जाती हैं? सही उत्तर जो कि ऑप्शन नंबर डी, ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही सूत्र है। चलिए, यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे जो कि हिस्टेरेसिस लॉस बराबर फार्मूला दिया गया है, ये सारे मान आप जरूर याद रखें, यहाँ पर दिया भी गया है। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है जो कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के में अंगूठा प्रदर्शित करता है। अंगूठा क्या प्रदर्शित करता है आपको बताना है। सही उत्तर, चलिए आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, चालक की गति की दिशा को प्रदर्शित करता है, राइट आंसर है। चलिए, बाकी ये नियम आप देख सकते हैं, चलिए बता ही देते हैं। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में अंगूठा चालक की गति की दिशा को प्रदर्शित करता है तथा अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा दूसरी अंगुली प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा को इंगित करता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एल सीरीज टाइप एमसीबी उपयोग किया जाता है? सही उत्तर है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, गीजर में करते हैं, राइट आंसर है। चलिए, और अधिक जानकारी आपको देना चाहेंगे यहाँ पर। एल सीरीज वाले एमसीबी को प्रतिरोधी भारों से परिपथ की सुरक्षा के लिए डिजाइन किया जाता है, अतः ये गीजर, ओवन जैसे तापन उपकरण की सुरक्षा के लिए आदर्श होते हैं। जी सीरीज एमसीबी का उपयोग प्रेरणिक भार की सुरक्षा जैसे मोटर, एयर कंडीशनर व हैलोजन लैंप के लिए किया जाता है। अगला है, यदि इनलेट पाइप चोक हो तो क्या होगा? सही उत्तर आपका है ऑप्शन नंबर डी, वाश ड्रम में पानी नहीं भरेगा, ये इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न, किस प्रकार के वॉशिंग मशीन में दो टब होते हैं? सही उत्तर अर्ध स्वचालित, ये इसका सही उत्तर है। यहाँ पर आपको बता देते हैं, अर्ध स्वचालित वॉशिंग मशीन में दो टब होती हैं जिनमें पहला कपड़ा धोने के लिए और दूसरा सुखाने के लिए, लेकिन इस प्रकार के सिस्टम में कपड़ों को मैनुअली दूसरे टब में ट्रांसफ़र किया जाता है। अगला है, अगला आपका दिया गया है, डैश डैश प्रकार की वॉशिंग मशीन में कपड़ों को धोने के लिए खुद ड्रम घूमता है। इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी, टम्बलर, ये इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न, और यहाँ पर इस प्रकार की मोटर के लिए यानी आपको इसमें मोटर जो लगी होती है, जैसे कि टम्बलर प्रकार की वॉशिंग मशीन में कपड़ों को धोने के लिए खुद ड्रम घूमता है। टेबल पर वॉशिंग मशीन में प्रयुक्त एक युक्ति है। इस प्रकार की मोटर के लिए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की प्राथमिकता दी जाती है इसमें। अगला प्रश्न, एक इलेक्ट्रिक स्टोव संचालित करने के लिए आवश्यक आवृत्ति क्या है? चलिए, इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 50 हर्ट्ज, राइट आंसर है। 50 हर्ट्ज इसका सही उत्तर होगा, जबकि यूएसए में 60 हर्ट्ज आवृत्ति की आवश्यकता होती है। सामान्यतः आवृत्ति में परिवर्तन ±30% मान्य होता है। अगला है, गर्म करने के लिए बिजली के स्टोव में इस्तेमाल होने वाला बेस मटेरियल डैश डैश है। सही उत्तर जो कि नाइक्रोम है, राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका दिया गया है, यदि एक कॉन्टेक्टर 220 वोल्ट डीसी के लिए अभिकल्पित है और उसे 220 वोल्ट एसी स्रोत से संयोजित कर दिया जाए तो क्या होगा? सही उत्तर आपका हो जाएगा इसमें, जैसे कि कॉइल में से कम करंट प्रवाहित होगा और कॉन्टेक्टर का कार्य सुनिश्चित नहीं होगा, ये इसका सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न है, चित्र में दर्शाए गए परिपथ में आरोपित वोल्टेज का अधिकतम मान होगा। चलिए जैसा कि इसे देखते हैं, इसमें आपका अधिकतम मान जो हो जाएगा, यहाँ पर आपको बता देते हैं, यहाँ पर आपका अधिकतम मान जो है 50 वोल्ट यानी ऑप्शन नंबर ए,
सही उत्तर होगा, जो कि यहाँ पर आप देख ही रहे हैं, ये इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि यहाँ यदि पीटी यानी वास्तविक शक्ति तथा पीए यानी आभासी शक्ति हो तो शक्ति घटक यानी पावर फैक्टर के लिए कौन सा संबंध सही होगा। सही उत्तर आपका हो जाएगा यहाँ पर, चलिए हम आपको बता देते हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी, पावर फैक्टर बराबर वास्तविक शक्ति अपान आभासी शक्ति, ये इसका सही उत्तर है, जैसा कि यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस वायरिंग का उपयोग मुख्य रूप से मनोरंजन या विश्राम के लिए उद्देश्य के किया जाता है। सही उत्तर आपका है, जो कि ऑप्शन नंबर सी, होम थिएटर वायरिंग, ये इसका सही उत्तर है। चलिए आपको बता देते हैं, जैसा कि दिए गए विकल्पों में होम थिएटर वायरिंग का उपयोग मुख्य रूप से मनोरंजन या विश्राम के उद्देश्य से किया जाता है। इस प्रकार की वायरिंग में ज़्यादा रोशनी की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि कम रोशनी ठंडक का अनुभव कराने में सक्षम होती है। अगला प्रश्न, होम थिएटर वायरिंग के पावर वायरिंग के साथ नहीं लगाने का क्या कारण है। सही उत्तर, जो कि ऑडियो वीडियो सिस्टम में विद्युत व्यतिकरण टालना, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रिक वायरिंग इंस्टॉलेशन में डाइवर्सिटी फैक्टर क्या है। सही उत्तर है, जो कि ऑप्शन नंबर ए, डाइवर्सिटी फैक्टर यानी डाइवर्सिटी फैक्टर बराबर कुल व्यक्तिगत अधिकतम मांग अपान पूरे सिस्टम की अधिकतम मांग, ये इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न, सभी दोषपूर्ण और जीर्ण विद्युत फिटिंग को क्या करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, बदल देना चाहिए, ये इसका सही उत्तर। जैसा कि रेसवे वायरिंग के दौरान न्यूट्रल कनेक्शन उदासीन संयोजनों के लिए सदैव किस रंग का तार का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ई, जैसा कि यहाँ पर सफ़ेद और ग्रे, इसका सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर आपको एक बार फिर से बता देते हैं, रेसवे वायरिंग के दौरान न्यूट्रल कनेक्शन के लिए सदैव सफ़ेद या ग्रे रंग के तार का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, तार स्थापन प्रणाली में खुला परिपथ निम्नलिखित में से किसके लिए होता है। ऑप्शन नंबर बी, एक चालक टूट गया हो तो या पृथक हो गया हो, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की उत्पादन आवृत्ति क्या होगी अगर इनपुट आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। राइट आंसर है, यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे, जो कि आवृत्ति यहाँ पर आपकी दोगुनी हो जाएगी। चलिए आपको बता देते हैं, पूर्ण के लिए पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की उत्पादन आवृत्ति 2 गुणे सप्लाई आवृत्ति के बराबर होगी, जो कि इससे 2 से गुणा करेंगे तो आपका 100 हर्ट्ज राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, 3 फेज पूर्ण तरंग दृष्टिकारी को चाहिए, क्या चाहिए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 डायोड प्रति फेज चाहिए, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसा कि 3 फेज पूर्ण तरंग दृष्टिकारी को 2 डायोड प्रति फेज चाहिए, ये इसका सही उत्तर है। अगला है, अगला आपका दिया गया है, एक मध्य टेप पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के मध्य टेप और एक द्वितीयक के बीच 100 वोल्ट चरम वोल्टता है। प्रतिलोम अभिनव डायोड के आर पार अधिकतम वोल्टता क्या है। सही उत्तर आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, 200 वोल्ट, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि किस प्रकार दिया गया है, हम आपको आंसर बता दिए हैं, जो कि यहाँ पर आप समझ सकते हैं। जैसे कि रिवर्स बायस डायोड 2 पर कुल वोल्टेज का मान किरचॉफ के वोल्टेज के नियम की सहायता से ज्ञात किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका दिया गया है, डीसी शंट जनरेटर के एडी करंट लास्ट डैश डैश के समानुपाती होता है। सही उत्तर है, जो कि ये फ्लक्स घनत्व का वर्ग होता है। ऑप्शन नंबर डी, ये इसका सही उत्तर है। चाहे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस सूत्र द्वारा आप सारे मान निकाल सकते हैं, जो कि यहाँ पर किसके किसके समानुपाती होता है, जो कि इन सभी के वर्ग के समानुपाती होता है। चलिए अगला प्रश्न, 10 किलोवाट के एक अच्छी तरह से डिजाइन डीसी जनरेटर में कुल हानि लगभग होगी। राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर बी,
500 वाट, ये इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न, यदि एक कुंडली का प्रतिरोध 2 ओम है और इसमें से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा 20 एम्पीयर है तो डीसी जनरेटर में उत्पन्न होने वाली आर्मेचर ताम्र हानि क्या होगी। चलिए यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। फार्मूला आपका होता है हानि का, जो कि आई स्क्वायर आर होता है। इस फार्मूले पर आपको मान रखना है। चलिए आपको बता देते हैं, जो कि यहाँ पर रेजिस्टेंस आपका दिया गया है, धारा दी गई है, फार्मूले पर मान रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपका 800 वाट सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न, मोटर एक्शन के लिए उत्पादन आर्मेचर पावर माइनस घूर्णन क्षय किसके बराबर है। सही उत्तर है जो कि शाफ्ट शक्ति आउटपुट, ये इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न, डेड डैश और डेड डैश हानियों को सामूहिक रूप से स्ट्रे हानियों के रूप में जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए चुंबकीय और यांत्रिक, ये इसका सही उत्तर है। चलिए एक बार फिर से आपको बताना चाहेंगे, जो कि चुंबकीय हानि अर्थात क्रोड के बार बार चुंबकित तथा विचुंबकित होने पर विद्युत शक्ति की खपत होती है, उसे हिस्टैरिसीस हानि कहते हैं। तथा यांत्रिक हानि यानी लव हानि तथा भावर धारा हानि को सामूहिक रूप से स्ट्रे हानि के रूप में जाना जाता है। अगला है, घूर्णन मशीन में निम्न में से कौन सा परिवर्तनीय ह्रास है। सही उत्तर आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर, जो कि यहाँ पर डी, जो कि कॉपर ह्रास और स्ट्रे लोड ह्रास, इसका सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, फिर से एक बार आपको बता दें, जो कि घूर्णन मशीन कॉपर लॉस व स्ट्रे लॉस के बदलते स्ट्रे ह्रास लोड ह्रास बदलते रहते हैं, क्योंकि कॉपर ह्रास यानी कॉपर लॉस आर्मेचर धारा पर निर्भर करता है, जो घूर्णन के समय बदलती रहती है। अगला है, 3 फेज इन्वर्टर के प्रचालन की विधि क्या है। सही उत्तर 120 डिग्री, ये इसका सही उत्तर है। अगर 2 फेज के अंतर पूछ लेता तो आपको 90 बताना था। चलिए यहाँ पर इस सूत्र से भी निकाल सकते हैं, जो कि फेजों में बांटने के लिए 360/n, जितने फेज, जैसे कि 3 फेज है तो आपका यहाँ पर 3 से भाग दे देंगे तो आपका आ जाएगा, जो कि यहाँ पर 120 सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला है, अगला आपका दिया गया है, जो कि कंपन करने वाली मोटर के दोष का कारण निम्नलिखित में से नहीं है। सही उत्तर है जो कि ऑप्शन नंबर सी, दोष युक्त भू संपर्कन, ये इसका सही उत्तर है। जो कि यहाँ पर कंपन करने वाली मोटर के दोष के कारण हो सकते हैं कमजोर नींव, असंरेखित मोटर, दोष युक्त मोटर, बियरिंग, ये सभी होते हैं। चलिए अगला है, ट्रायक में प्रयुक्त होता है। सही उत्तर जो कि ऑप्शन नंबर ए, रंगीन टीवी सेट्स, ये इसका सही उत्तर है। यहाँ पर आपको बता देते हैं, ट्रायक रंगीन टीवी सेट में प्रयुक्त होता है। ट्रायक एक 4 परत यानी पीएन संधि संरचना है, जो ऐसी 2 4 परत युक्ति के समतुल्य होती हैं, जिसमें उक्त दोनों परस्पर विपरीत पीएन क्रम में यानी पीएन जंक्शन के क्रम में परस्पर समांतर में संयोजित होती हैं। अगला प्रश्न, इन्वर्टर का क्या कार्य है। सिंपल सा है आपका, जो कि डीसी को एसी में बदलना, ये इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे 200 वोल्ट 10:1 टर्न अनुपात ट्रांसफार्मर को गलती से 200 डीसी सप्लाई से जोड़ दिया जाता है तो परिणाम स्वरूप क्या होगा। सिंपल सा है, आप सभी को पता होगा, जो कि प्राथमिक वाइंडिंग क्षतिग्रस्त हो जाएगी, ये इसका सही उत्तर है। व्याख्या आपको बता देते हैं, जो कि वही है सेम टू सेम, जैसे कि यदि डीसी सप्लाई को जोड़ दिया जाए, यानी डीसी सप्लाई जोड़ दिया जाए तो प्राथमिक वाइंडिंग में क्षतिग्रस्त या शून्य हो जाता है। इसे अत्यधिक धारा प्रवाह से प्राथमिक वाइंडिंग क्षतिग्रस्त हो जाती है। अगला है, निम्न में से कौन सा उपकरण आवृत्ति और शक्ति में कोई परिवर्तन किए बिना विद्युत ऊर्जा को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में स्थानांतरित करता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि ट्रांसफार्मर
राइट आंसर होगा, यानी परिणामित्र ये इसका सही उत्तर है। देख लेते हैं ट्रांसफार्मर के बारे में। ट्रांसफार्मर एक स्थैतिक युक्ति होती है जो आवृत्ति तथा परिपथ में शक्ति को बिना परिवर्तित किए एक विद्युतीय परिपथ से दूसरे विद्युतीय परिपथ में स्थानांतरित करता है। ट्रांसफार्मर मुख्यतः वोल्टता को स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है। साथ ही इसकी रेटिंग केवीए या एमवीए में व्यक्त की जाती है। अगला प्रश्न है जो कि ट्रांसफार्मर एक ऐसा उपकरण है जो इसमें आपको बताना है कैसा उपकरण है। ऑप्शन नंबर बी, आवृत्ति के परिवर्तन के बिना विद्युत शक्ति को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में स्थानांतरित करता है। ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि ट्रांसफार्मर के बारे में देख चुके हैं, फिर से एक बार आपको दिखा देते हैं। ट्रांसफार्मर एक ऐसा उपकरण है जो आवृत्ति के परिवर्तन के बिना विद्युत शक्ति को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में स्थानांतरित करता है। साथ ही यह स्थैतिक युक्ति है जो कि पारेषण लाइनों में सबसे अहम कड़ी है। इसी के पास लाइटिंग अरेस्टर स्थापित किए जाते हैं जो कि असामान्य स्थिति आकाशीय बिजली में ट्रांसफार्मर को सुरक्षित रखती है। अगला है, निम्न में से कौन सा एक ऐसा उपकरण है जिसके माध्यम से एक परिपथ की विद्युत शक्ति को दूसरे परिपथ की समान आवृत्ति की विद्युत शक्ति में बदला जा सकता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, ट्रांसफार्मर, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, यदि किसी डीसी शंट जनरेटर का अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो जाए तो उसे पुनः प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे। सही उत्तर जो कि शंट फील्ड को कुछ मिनट के लिए बैटरी से संयोजित कर देंगे। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। चलिए अगला है, किसी डीसी व स्व उत्तेजित जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो जाने का प्रमुख कारण क्या है। राइट आंसर आपका है जैसा कि भारी ओवरलोडिंग, गंभीर शॉर्ट सर्किट, जनरेटर को लंबे समय तक बंद या बेकार अवस्था में रखना, ये सभी इसके कारण हैं जो कि ये इसका सही उत्तर है। चलिए हमने आपको सभी बता दिया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। डीसी शंट जनरेटर की आर्मेचर करंट की गणना निम्न में से सूत्र से की जाती है। सही उत्तर जो कि ऑप्शन नंबर सी, आर्मेचर धारा बराबर लोड धारा प्लस शंट धारा। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगला है, स्पार्किंग रहित कम्यूटेशन प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे। राइट आंसर यहाँ पर जो कि यहाँ पर दिया गया है, कार्बन ब्रश का प्रयोग करना चाहिए, इंटरपोल्स का प्रयोग करना चाहिए, कंपनसेटिंग वाइंडिंग का प्रयोग करनी चाहिए, जो कि यहाँ पर इसके उपरोक्त तीनों विधियों का प्रयोग किया जाता है, यानी तीनों। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है, यानी ये सारे कार्य आपको करने चाहिए। चलिए अगला प्रश्न, जैसा कि छोटे यूनिवर्सल मोटर की दक्षता डेड डैश के क्रम में होती है। सही उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए 20 से 30%, ये इसका सही उत्तर है। चलिए, ग्रेनस में किस प्रकार की विद्युत ड्राइव प्रयुक्त की जाती है। राइट आंसर मल्टी मोटर, ये इसका सही उत्तर है। अगला है, निम्न में से किस सिंगल फेज मोटर में उच्चतम चालक टार्क होता है। यूनिवर्सल मोटर, ये इसका सही उत्तर है। ये तो आपको सभी को पता होगा। एक यूनिवर्सल मोटर में बल आघूर्ण निम्न में से किसके समानुपाती होता है। सही उत्तर है जो कि आर्मेचर धारा, यानी आर्मेचर धारा के वर्ग के समानुपाती होता है, ये इसका सही उत्तर है। अगला है, एक सार्वत्रिक यानी यूनिवर्सल मोटर में क्षेत्र वेस्टन के किस प्रकार के तार से निर्मित होती है। सही उत्तर जो कि मोटे वल्क युक्त इनामेल्ड, ये इसका सही उत्तर है। चलिए अगला है, यदि आर्मेचर को शॉर्ट सर्किट या ओपन सर्किट किया जाता है तो यूनिवर्सल मोटर में डेड डैश होता है। सही उत्तर भारी स्पार्किंग होती है, ये इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न, यूनिवर्सल मोटर को बिना लोड के चलाए जाने पर इसकी चाल डेड डैश पर सीमित होती है। राइट आंसर आपका है जो कि ऑप्शन नंबर सी, वाइंडेज और घर्षण, ये इसका सही उत्तर है।
चलिए आपको बता देते हैं, जो कि यूनिवर्सल मोटर वो मोटरें होती हैं जो एसी और डीसी दोनों पर कार्य कर सकती हैं। इनका आर्मेचर साधारण सीरीज मोटर के समान होता है तथा इनकी चाल को विंडेज या घर्षण द्वारा सीमित किया जा सकता है। क्योंकि घर्षण या विंडेज के बढ़ने से हानियाँ ज़्यादा होंगी, तो उनका कम करने के लिए मशीन की चाल कम होगी। अगला है, मोटर परिपथ में लगी होती है। क्या लगी होती है? सही उत्तर आपका है जो कि शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन लगा होता है, ओवरलोड प्रोटेक्शन, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न, डीसी मोटर साधारणतः किसमें प्रयोग किया जाता है? डीसी मोटर जो है आपका इलेक्ट्रिक ट्रेंस में करते हैं, ये इसका राइट आंसर है। चलिए व्याख्या आपको बता देते हैं, जो कि डीसी मोटर जो है समानतः इलेक्ट्रिक ट्रेक्शन में प्रयोग होती है। संकर्षण कार्यों में समानतः डीसी सीरीज मोटर का प्रयोग किया जाता है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। डीसी सीरीज मोटर जो होती है वो आपके प्रति प्रोपोर्शनल धारा के वर्ग के समानुपाती होती है, ये इसका फंक्शन होता है। चलिए अगला है, डीसी मोटर के आर्मेचर चालक में प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है। सही उत्तर ज्यावक्रीय होता है, ये इसका राइट आंसर है। चलिए अगला है, 200 वोल्ट डीसी पार्श्व पथ मोटर के आर्मेचर का प्रतिरोध 0.5 ओम है। यदि शून्य भार पर आर्मेचर करंट 2 एम्पियर है तो विरोधी विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा? ये विरोधी विद्युत वाहक बल का मान आपको बताना है। चलिए आपको बता देते हैं, फार्मूला आपका होता है जो कि विद्युत वाहक बल यानी ईबी बराबर आपका फार्मूला होता है वी माइनस यानी वोल्टेज माइनस आर्मेचर धारा इंटू आर्मेचर रेजिस्टेंस, ये आपका फार्मूला होता है। इस फार्मूले पर आपको मान रखना है, जो कि वोल्टेज आपका दिया गया है 200 वोल्टेज दिया गया है, माइनस आर्मेचर धारा यानी आपकी कितनी दी गई है, जो कि 2 दी गई है, और आर्मेचर प्रतिरोध जो कि 0.5 दिया गया है। इसे सॉल्व करेंगे, जो कि यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो आपका 200 यानी ऑप्शन नंबर है। यहाँ पर आपका जो कि यहाँ सॉरी दोस्तों, यहाँ पर आपका जो 199 आ जाएगा, यहाँ पर एक घट जाएगा ना आपका, तो 199 वोल्ट, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, लोकोमोटिव में ट्रैक्शन एप्लीकेशंस के लिए प्रयुक्त मोटर किस प्रकार की होती है? सही उत्तर आपका है जो कि डीसी सीरीज मोटर होती है, ये इसका राइट आंसर है। चलिए यहाँ पर आपको बता देते हैं, लोकोमोटिव में ट्रैक्शन अनुप्रयोग के लिए प्रयुक्त मोटर जो होती है डीसी सीरीज मोटर होती है, क्योंकि ट्रैक्शन में उच्च बलाघूर्ण की आवश्यकता होती है। यह मोटर नो लोड पर उच्च गति पर चलती है, इसलिए इसे हमेशा लोड पर रखा जाता है और लोड पर ही स्टार्ट किया जाता है। अगला है, इंचिंग ऑपरेशन को क्या दूसरा नाम दिया जा सकता है? राइट आंसर आपका है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, इंचिंग ऑपरेशन जो होता है आपका जॉगिंग यानी ऑप्शन नंबर डी, ये इसका सही उत्तर है। चलिए देख लेते हैं फिर से, इंचिंग ऑपरेशन तो जॉगिंग भी कहा जाता है। इंचिंग या जॉगिंग परिपथ का उपयोग किसी मोटर अथवा वैद्युतिक उपकरण की प्रचालन स्थिति की जांच करने के लिए किया जाता है। अगला है, 3 फेज 400 वोल्ट और 50 हर्ट्ज डेल्टा कनेक्टेड इंडक्शन मोटर 0.880 के पावर फैक्टर के साथ 140 एम्पियर की लाइन करंट खींचती है और 100 मीट्रिक एचपी यानी हॉर्स पावर का आउटपुट दे रही है, तो दक्षता की गणना आपको करना है। चलिए हम आपको बता देते हैं, फार्मूला आपका होता है जैसे कि P बराबर √3 VI cos फाई, ये इसका आपका फार्मूला होता है। आपका पूरा मान दिया गया है, जो कि वोल्टेज दिया गया है, आपकी आवृत्ति दी गई है, जो कि यहाँ पर पावर फैक्टर दिया गया है, ये सारे मान आपको रखना है, जो कि यहाँ पर मान रखेंगे और कैलकुलेशन करेंगे, फिर दक्षता इसकी निकाल लेंगे, तो आपका यहाँ पर 94.78% इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इंडक्शन मोटर की प्लगिंग को कार्यरत किया जाता है, जबकि सही उत्तर आपका है, जो कि ऑप्शन नंबर ए, किसी भी 2 स्टेटर फेज के सप्लाई टर्मिनलों का आदान प्रदान किया जाता है, ये इसका सही उत्तर है। अगला है,
निम्न में से कौन सा एक ब्रेकिंग तंत्र नहीं है? राइट आंसर आवृत्ति ब्रेकिंग ये इसका नहीं है, जबकि आपकी गतिशील ब्रेकिंग, प्लगिंग, ट्राइप ब्रेकिंग और पुनर्योजी ब्रेकिंग ये आपके होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, थ्री फेज इंडक्शन मोटर की कौन सी हानि ब्लॉक रोटर टेस्ट अवरुद्ध घूर्णक परीक्षण से निर्धारित की जाती है? सही उत्तर है जो कि ऑप्शन नंबर ए कॉपर हानि राइट आंसर। चलिए यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे, थ्री फेज इंडक्शन मोटर की कॉपर हानि ब्लॉक रोटर टेस्ट से निर्धारित की जाती है। इसे भार रहित परीक्षण भी कहते हैं। थ्री फेज इंडक्शन मोटर का प्रयोग उद्योगों तथा अनेक अनुप्रयोगों में होता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, धारा को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? आप सभी को पता होगा, जो कि यहाँ पर आमीटर का प्रयोग करते हैं, ये इसका सही उत्तर है। वोल्टेज मापने के लिए वोल्टमीटर का प्रयोग करते हैं। इंसुलेशन मापने के लिए मेगर का प्रयोग करते हैं। चलिए यहाँ पर आपको बता देते हैं, जो कि दिया भी गया है आपका, जैसे कि थर्मामीटर का प्रयोग ताप मापना होता है, वोल्टमीटर विभव मापते हैं और आमीटर से धारा मापते हैं। मेगर उच्च प्रतिरोध यानी विद्युत रोधन यानी इंसुलेशन मापते हैं। अगला आपको दिया गया है, एक मल्टीमीटर किसे नहीं माप सकता? मल्टीमीटर जो है वोल्टेज को माप लेता है, रेजिस्टेंस को मापता है, आप यहाँ पर धारा को मापता है, जबकि आपकी आवृत्ति को नहीं मापता, यानी ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, 60 माइक्रो एम्पियर मीटर का प्रतिरोध 100 ओम है। यदि मीटर में 100 मिली एम्पियर की धारा मापनी हो तो शंट से प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या होगा? चलिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 100 एम्पियर सही उत्तर हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसे जो कि इस प्रकार पूरा मान दिया गया है, फार्मूले पर मान को रखना है, जो कि आपका लगभग 99.9 मिली एम्पियर आ जाएगा, जो कि इसे आप 100 मान लेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 99.9 मिली एम्पियर ये इसका राइट आंसर है। इस प्रकार इसे सॉल्व करेंगे। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, 4 से 1 मैक्स पर निगम यानी 4 से 1 मैक्सिमम का निर्गम डेड डैश है। सही उत्तर आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं x + y जो कि बार होता है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए आपको दिखा देते हैं यहाँ पर जो कि दिया गया है, एक बार फिर से आपको बता देते हैं ताकि आपको ये पूरा समझ में आ जाए। मल्टीप्लेक्सर में 0 पर सप्लाई दी गई है, अतः दिए गए इनपुट के सापेक्ष 4x1 आउटपुट नॉर यानी x + y इस पर बार गेट की तरह कार्य करेगा, जो कि आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न, नॉर गेट से युक्त SR फ्लिप फ्लॉप के लिए अनिश्चित अवस्था डेड डैश है। राइट आंसर जो कि S = 1 और R = 1 ये इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न आपका है, एक डी फ्लिप फ्लॉप में यदि वर्तमान स्थिति 1 है तो पूरक अंत में आउटपुट की अगली स्थिति क्या होगी? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि 0 होगी, ये इसका सही उत्तर है। चलिए, जो सदैव एक स्थायी स्टेट की आउटपुट प्रदान करता है, यदि इसकी वर्तमान स्टेट 1 है तो अगली कॉम्प्लीमेंट एंड पर यह मान 0 दर्शाएगा। अगला है, एक फ्लिप फ्लॉप या लैच ऐसी सर्किट होती है जिसमें डेड डैश स्थिर स्टेट होते हैं। राइट आंसर 2 होते हैं, ये इसका सही उत्तर है। चलिए, एक फ्लिप फ्लॉप या लैच ऐसी सर्किट होती है जिसमें 2 स्थिर स्टेट्स होते हैं, उसे वाइब स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर भी कहते हैं। फ्लिप फ्लॉप व लैच का निर्माण लॉजिक गेट से किया जाता है। अगला है, एक श्रेणीगत सर्किट संयुक्त सर्किट होती है जिसके निम्न के रूप में एक फीडबैक एलिमेंट लगा होता है। राइट आंसर है, जो कि यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा शिफ्ट रजिस्टर सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न, जब मोटर स्थिर गति
है तो स्लिप का मान हो गया आपका। सही उत्तर आपका हो जाएगा, जो कि यहाँ पर चलिए हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। जो कि आपका यहाँ पर जब मोटर स्थिर गति होगी स्लिप का मान यहाँ पर 100 होगा। जैसे कि स्लिप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर गति जो है आपकी 0 हो जाएगी। यहाँ पर NS कट जाएगा, जो कि आपका 100% सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, स्लिप रिंग मोटर को स्क्वायरल केज मोटर के स्थान पर वरीयता दी जाती है जहां डेड डैश की आवश्यकता होती है। सही उत्तर जो कि उच्च प्रारंभिक टार्क, ये इसका राइट आंसर है। चलिए, जैसा कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के रोटर का प्रतिरोध बढ़ाकर अधिक बड़ा घूर्ण प्राप्त किया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं ये फार्मूला दिया गया है, आपको ये फार्मूला आप जरूर याद रखें। अगला है, आमतौर पर ड्यूल स्टार्टर यानी डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का प्रयोग डेड डैश की 3 फेज के प्रेरण को चालू करने के लिए किया जाता है। ये आपकी 5 HP तक की मोटर को चालू करने के लिए करते हैं। राइट आंसर है। यहाँ पर व्याख्या देख लेते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट व्याख्या है। चलिए, जैसा कि स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग 5 HP से 20 HP तक की मोटर के लिए प्रयोग किया जाता है और ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का प्रयोग 20 HP से अधिक शक्ति के मोटर के लिए प्रयोग करते हैं हम। अगला है, 3 फेज वाले मोटर स्टार्टर में पुश बटन कहाँ होता है। राइट आंसर आपका है, जो कि नियंत्रण सर्किट की श्रृंखला में होता है। ये इसका सही उत्तर है। चलिए, पुश बटन या ड्यूल स्टार्टर को कम शक्ति की मोटर यानी 5 HP तक की मोटर के लिए किया जाता है। अगला है, प्रेरण यानी इंडक्शन मोटर के रोटर और स्टेटर डेड डैश के बने होते हैं। सही उत्तर लेमिनेटेड कोर राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न। एक ट्रांजिस्टर में उत्सर्जन धारा की गणना करें जहां बीटा बराबर 100, धारा आपकी 20 माइक्रो दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको देखना है, जैसे कि यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे, जो कि यहाँ पर पूरा मान दिया गया है। आपको इस फार्मूले पर पहले मान रखना है, पहले IC निकालना है, फिर इसके बाद IE निकालना है। जो कि यहाँ पर इस फार्मूले पर मान रखेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पर निकल कर आ जाएगा 2.02 मिली एम्पियर। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। जैसे कि ऑप्शन नंबर डी, ये आपका ऑप्शन नंबर डी उत्सर्जन धारा जो आपकी आ जाएगी 2.02 इसका सही उत्तर है। चलिए अगला है, अगला प्रश्न आपका दिया गया है। और दोस्तों ये सवाल आप ज़रूर पूरे सॉल्व करें, क्योंकि ये आपकी UPPCL TG2 के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। ये चाहे आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, इन सवालों को आप ज़रूर देखें। एक ट्रांजिस्टर को उभयनिष्ठ उत्सर्जक समरूपण में जोड़ा गया है। संग्राही धारा 1 मिली एम्पियर है और उत्सर्जक धारा 1.01 मिली एम्पियर है। ट्रांजिस्टर की DC धारा लब्धि क्या है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं पूरा मान हमने अभी आपको बताया। इसे सॉल्व करेंगे, पहले IE यानी उत्सर्जन धारा निकालेंगे, फिर यहाँ पर धारा IB निकालेंगे, फिर इसके बाद निकालने के बाद आपको बीटा बराबर निकालना, जो कि यहाँ पर भाग दे देंगे IC अपन IB से, जो कि आपका यहाँ पर 100 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, एक ट्रांजिस्टर में बीटा का मान 250 एवं आधार धारा 20 माइक्रो एम्पियर है, तो संग्राहक धारा का मान क्या होगा। चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं, जो कि बीटा आपका दिया गया है, धारा दी गई है संग्राहक, यहाँ पर जो कि संग्राहक धारा यानी आपको संग्राहक धारा निकालना है, जो कि आपका यहाँ पर आधार धारा यानी बेस करंट आपका दिया गया है 20 माइक्रो एम्पियर, जो कि संग्राहक धारा निकालना फार्मूला होता है, जो कि बीटा बराबर IC/IB यहाँ पर निकालेंगे। फिर इसके बाद आपको पूरा सॉल्व कर लेना है, जो कि आपकी निकल की आ जाएगी 5 मिली एम्पियर, यानी ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। एक समान उत्सर्जक समाकृत यानी समान एमीटर कॉन्फ़िगरेशन का आउटपुट प्रतिरोध कैसा होगा। सही उत्तर आपका हो जाएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए उच्च होगा, राइट आंसर है। चलिए आपको यहाँ पर बता देते हैं, जैसा कि एक समान उत्सर्जक समाकृत यानी
कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन का आउटपुट प्रतिरोध उच्च होता है, जबकि उभयनिष्ठ आधार तथा संग्राहक का प्रतिरोध क्रमशः कम तथा अति उच्च होता है। अगला है, यदि आर्मेचर को शॉर्ट सर्किट या ओपन सर्किट किया जाता है तो यूनिवर्सल मोटर में डेड डैश होता है। सही उत्तर है जो कि भारी स्पार्किंग होगी, ये इसका सही उत्तर है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर, यदि आर्मेचर को शॉर्ट सर्किट या ओपन सर्किट किया जाता है तो यूनिवर्सल मोटर में भारी स्पार्किंग होगी, और यूनिवर्सल मोटर में भारी स्पार्किंग उत्पन्न होने के अन्य प्रमुख कारण दिए गए हैं। चलिए बारी बारी से देख लेते हैं। आर्मेचर का कम्यूटेटर से गलत संयोजन और क्षेत्र यानी फील्ड वाइंडिंग का शॉर्ट सर्किट हो जाना, बियरिंग का घिस जाना, कम्यूटेटर में प्रयुक्त अभ्रक सीटों का उसकी सतह से ऊपर उठा हुआ होना, ये इसके सारे कारण होते हैं। अगला है, स्लॉट में से और स्लॉट के बाहर से गुजरने वाले लंबी विद्युत रोधी तार आर्मेचर वाइंडिंग में उपयोग होने वाले डेड डैश शब्द की परिभाषा है। सही उत्तर आपकी है जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी चालक इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कंडक्टर राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी मोटर एसी और डीसी दोनों सप्लाई पर कार्य करती है? सभी को पता होगा यूनिवर्सल मोटर सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर आपको बता देते हैं, यूनिवर्सल मोटर एसी और डीसी दोनों सप्लाई पर सामान्य कार्य करती है। इसका प्रयोग ग्राइंडर, जूस मिक्सर, ड्रिल मशीन, सिलाई मशीन इत्यादि में करते हैं। यह मोटर सीरीज वाउंड तथा उच्च प्रारंभिक बलाघूर्ण उत्पन्न करती है। लोड के साथ इसकी गति परिवर्तनशील होती है और इसका योक आर्मेचर दोनों पटलित यानी लेमिनेटेड करके बनाया जाता है, जिससे कि भार धारा हानियाँ कम हो सकें। अगला है, सार्वभौमिक मोटर निम्नलिखित में से किस घरेलू उपकरण में प्रयोग की जाती है? सही उत्तर आपका है जो कि मिक्सर ग्राइंडर, ये इसका सही उत्तर है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर, जो कि यहाँ पर यूनिवर्सल मोटर के बारे में तो बात कर चुके हैं। जैसा कि हम यहाँ पर देखते हैं, यूनिवर्सल मोटर श्रेणी दिष्ट धारा मोटर के सिद्धांत पर कार्य करती है। बाकी ये हमने अभी आपको बता दिया ऊपर वाले क्वेश्चन में। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मीटर डीसी को नहीं माप सकता है? सही उत्तर आप सभी को पता होगा जो कि रेक्टिफायर टाइप मूविंग कॉइल मीटर, ये आपका डीसी को नहीं माप सकता, ये इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो कि यहाँ पर आपका दिया गया है, रेक्टिफायर टाइप उपकरण वैकल्पिक वोल्टेज और धारा को रेक्टिफाइंग तत्वों द्वारा मापा जाता है तथा यह उपकरण एसी को मापता है। अगला आपका दिया गया है, मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट यानी चल कुंडली यंत्र द्वारा एसी वोल्टता को नहीं मापा जा सकता है। राइट आंसर आपका है जो कि पॉइंटर का विक्षेप आपूर्ति की ध्रुवता पर निर्भर करता है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न, चल लौह यंत्रों में त्रुटि का स्रोत क्या होता है? राइट आंसर आपका हो जाएगा जो कि आवृत्ति, ये इसका सही उत्तर है। चलिए, जैसा कि पीएमएमसी यंत्रों में स्थायी मैग्नेट का प्रयोग किया जाता है तथा ये मैग्नेट आवृत्ति से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा गतिमान आयरन उपकरणों की विशेषता नहीं है? राइट आंसर आपका है जो कि यहाँ पर इसका विक्षेपण धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, इसका पैमाना एक समान नहीं होता है और यह एसी और डीसी दोनों के समान हेतु प्रयुक्त होता है। इसे एमीटर की भांति उपयोग किया जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर ई इसके सभी सत्य हैं, दिए गए हैं कथन, जो कि आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, चल लौह उपकरण यानी मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग डेड डैश के लिए किया जाता है। राइट आंसर जो कि एसी और डीसी दोनों के उपयोग के लिए करते हैं, ये इसका सही उत्तर है। चल आयरन इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग एसी और डीसी दोनों के लिए करते हैं। अगला क्या था यहाँ पर देख लेते हैं जरा, जो कि यहाँ पर लगता है गलत हो गया है क्या। चलिए यहाँ पर आपका जैसा कि, चलिए आपको बता देना कमेंट करके।
चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, 3 फेज एसी स्टेटर वाइंडिंग में प्रति सामूहिक कुंडलियों की संख्या डैश डैश के बराबर होती है। राइट आंसर आपका है, जो कि यहाँ पर आपको बता देते हैं। आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रति संख्या कुंडली समूह के कुल कुंडली की संख्या, ये इसका सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर आपकी कॉइल ग्रुप के बारे में बात करते हैं। यदि मशीन वाइंडिंग में से एक अधिक कॉइल्स को श्रेणी क्रम में संयोजित कर समूह बना दिया जाए तो कॉइल ग्रुप कहलाता है। कुल कॉइल ग्रुप बराबर फेजों की संख्या गुणे पोल्स की संख्या होती है। और यहाँ पर आपको बता देते हैं प्रति फेज कॉइल ग्रुप कुल कॉइल ग्रुप अपान फेज की संख्या। और बात करते हैं प्रति फेज प्रति पोल कॉइल ग्रुप, जो कि कुल कॉइल ग्रुप अपान फेजों की संख्या गुणे पोल्स की संख्या होती है। अगला है, वह आंकड़ा जो एक एसी स्टेटर के कुंडलन या पुनः कुंडलन के पहले ज्ञात होना चाहिए। सही उत्तर आपका है, जो कि ऑप्शन नंबर ए ध्रुव की संख्या और कला संयोजन, ये इसका सही उत्तर है। चलिए आपको फिर से बता देते हैं, एसी मोटर के स्टेटर पर वाइंडिंग व रिवाइंडिंग करने के लिए पोल्स की संख्या तथा फेज कनेक्शन जानना आवश्यक होता है, क्योंकि इसे प्रति पोल टर्न की संख्या तथा संकेंद्रित और वितरित वाइंडिंग को निर्धारित किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न, ये आपका लास्ट प्रश्न है, जो कि आपका पूरा वीडियो कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद। वाइंडिंग जिसमें कॉइल यानी कुंडलन कॉइल के दो किनारों के बीच की दूरी फुल पिच वाइंडिंग से कम होती है, उसे डैश डैश कहते हैं। सही उत्तर शॉर्ट पिच वाइंडिंग कहते हैं, ये इसका सही उत्तर है। ये थे आज के हमारे प्रश्न, जो कि हमने सभी टॉपिक से प्रश्नों को लिया है और ये आपके पूरे प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। और दोस्तों, अगर आपको इसके अलावा क्लास देखनी है तो मेरे चैनल पे, यही चैनल पे आपके 150 प्रश्नों की एक ही वीडियो में सभी टॉपिक के प्रश्नों को कराया हुआ है। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर 3000 प्रश्नों की सीरीज दी गई है, एक और सीरीज दी गई है, जो कि सभी वीडियो में 150 से ज़्यादा प्रश्नों को लिया गया है, जो कि सभी टॉपिक से लिया गया है। वो सारे प्रश्न देखने के लिए आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वो अगर वो सारी वीडियो देख लेते हैं तो आपका सिंगल सा भी कोई प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। और ये वीडियो साथ में चलाएंगे, वो दोनों वीडियो साथ में चलाएंगे तो आपका कोई भी प्रश्न गलत ही नहीं होगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।